पंडित जी ने बत्तीसी निपोरते हुए चुपचाप अपनी पत्री निकाली और उनमें ही अपनी मुंडी डालकर बैठने में भलाई समझी। लो जी यजमान, बच्चों की कुंडली के हिसाब से आज से 2 महीने बाद का एक मुहूर्त निकला, शादी और सगाई दोनों का। पंडित जी ने अपनी पीठ थपथपा कर कहा। एक ही मुहूर्त में दो काम कैसे हो पाएंगे? नीलिमा जी ने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहा। आप बिल्कुल चिंता ना करें जी, ये मुहूर्त दिन भर रहेगा और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन होने वाली शादियां बड़ी टिकाऊ रहेंगी। पंडित जी ने फिर से बाचालता दिखा दी। तरा पंडित थाठ है, शादी को मुहूर्त बतावे आयो से या फिर कपड़ा बेचनो आयो से, जथारे नु टिकाऊ या कम टिकाऊ की गारंटी लेनी से। दादी ने फौरन पंडित जी को टोक दिया था। अब मेरा मतलब है दादी माँ की इस मुहूर्त में होने वाली शादियां बहुत शुभ होती हैं और पति पत्नी का रिश्ता अगले 7 जन्मों तक बन जाता है। पंडित जी ने भी अपनी गलती सुधारते हुए कहा। अबे तेरी, इसका मतलब है कि मुझे अब फूलन देवी को और उसके गुस्से को 7 जन्मों तक झेलना पड़ेगा। सौरभ ने अंजलि की तरफ देखकर धीरे से कहा। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मिस्टर मेहरा, अंजलि ने एक भाव ऊपर चढ़ाते हुए कहा। ओ तेरी बंगालन, देख तो वही परेशान हो रही थी, यहाँ तो पंडित जी ने इस जन्म का इन्हें अगले 7 जन्मों तक हमारा सफर तय कर दिया कुड़िए। रवि ने भी पास में बैठी हुई रश्मि को कोहनी मारते हुए कहा। रश्मि को शरारत सूझी और मुस्कुराकर बोली, सत्ती? रवि झुंझलाहट में बोला, अरे अब ये कौन है? क्या हुआ, तुम तो एक दिन में ही घबरा गए कैप्टन साहब। 7 जन्मों तक कैसे निभाओगे? बस यार तू अपनी बंगाली मत बोला कर, वरना मैं कुछ का कुछ समझ लूंगा और तू फिर फूल के गुब्बारा बन जाएगी। फिर तो मेरी जट बुद्धि तो जानती है ना, मैंने उस फूले हुए गुब्बारे में बस पिन चुभोनी है। रवि ने मासूमियत से रश्मि की तरफ देखते हुए कहा। रश्मि रवि की मासूमियत देखकर मुस्कुरा उठी और उसकी गाल थपथपाकर बोली कि तुम्हें चिंता मत करो, मैं तुम्हें बंगाली सिखा दूंगी। अरे मेरी बंगालन, तेरे हाथों से तो मैं माछेर झोल बनाना सीख जाऊंगा, ये बंगाली क्या चीज है? रवि ने एक आंख विंक करते हुए कहा। रश्मि रवि की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। ओए सोनियो, जरा झप्पी पाओ मालकों, कलेजे में ठंड पड़ जाए। रवि ने रश्मि को अपने गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया। रवि तुम्हें एकदम पागल, सत्ती। रश्मि ने धीरे से उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा और मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगी। डेट फाइनल। शादी की डेट फिक्स होने पर अब तक हॉल के दूसरे दरवाजे पर प्रिया के साथ खड़ी सोनम मुस्कुराते हुए अंजलि और रश्मि के पास आकर बैठ गई और उन दोनों को गले लगाकर बोली, मुबारक हो आलू, अब तुम भी हमारी कैटेगरी में शामिल होने जा रही हो। शुक्रिया मेरी राधा रानी, पर ये ना सब तेरे डेविल की वजह से ही हो पाया। अंजलि ने कृतज्ञ भाव से अमित की तरफ देखते हुए कहा, जो इस समय पुलकित के साथ मिलकर रवि और सौरभ की क्लास ले रहा था। रश्मि और अंजलि ने सोनम, प्रिया का परिचय सुजाता, नीलिमा, प्रमिला और सुमित्रा को अपनी सबसे खास सहेलियां बताकर किया। प्रमिला, नीलिमा और सुजाता तो सामान्य रूप से सोनम और प्रिया से मिली, पर सुमित्रा की नजरें जैसी सोनम के ऊपर गई वो हैरान रह गई। सोनम ने मुस्कुराकर नमस्ते की, पर सुमित्रा के हाथ नमस्ते के लिए आपस में जुड़े जरूर, पर होठों से कोई शब्द नहीं निकला। क्या हुआ आंटी जी, आप ठीक तो हैं? सोनम सुमित्रा की ये दशा देखकर खुद घबरा गई थी। बेटा आप? सुमित्रा ने सोनम से कुछ पूछना चाहा। हम सोनम है और आलू, हमारा मतलब है कि अंजलि और हम क्लासमेट हैं और रश्मि हमसे 1 साल सीनियर है, पर हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सोनम ने अपनी तरफ से जितना जरूरी हुआ अपना परिचय दे दिया सुमित्रा को, पर शायद सुमित्रा उस परिचय से खुश और संतुष्ट दोनों ही नहीं लग रही थी। आप लोग बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। सोनम को असहजता महसूस होने लगी थी सुमित्रा को खुद को यूं घूरते हुए पाकर, और वो वहां से उठकर अंदर चली आई। ये बच्ची कौन है? सोनम के वहां से जाते ही सुमित्रा ने अनुराधा से पूछ लिया, जो वहां पर सभी से चाय नाश्ता जल्दी जल्दी करने को बोलकर तैयार होने के लिए आई थी। ये सोनम है, आज इसके भाई और अवनी की तो शादी है। अनुराधा जी ने सहज भाव से कहा। भाई? मतलब भाई की शादी है तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो अपने परिवार के साथ ही होना चाहिए ना। सुमित्रा जी ने जानबूझकर सोनम के माँ बाप का नाम लिया था। सुमित्रा जी, ये परिवार भी सोनम का अपना ही है, एक तरह से ये घर सोनम का ससुराल ही है। वो जो लड़का देख रही है ना, अनुराधा ने अमित की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोनम का फियांसे है और इस हिसाब से अवनी सोनम की ननद है। और रही बात यहाँ पर रहने की, तो अवनी सोनम का रिश्ता ननद भाभी से कहीं बढ़कर गहरा और प्यार भरा है, तो बस अवनी के कहने पर ही सोनम यहाँ रुकी हुई है। बाकी वो अपनी बहन वाली सारी रस्म अदायगी कर रही है। अनुराधा ने सोनम के लिए इतना सब कह दिया। वो नहीं चाहती थी कि बस एक ही मुलाकात में सुमित्रा सोनम के लिए कोई राय बना ले और फिर से कोई तमाशा खड़ा हो, जिससे एक बार फिर से सोनम के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएं। सुमित्रा अनुराधा की बातें सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गई, पर वो चुप ही रही। हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी पक्की करवाने और उसे मनाने आई थी, तो उन्होंने इस बारे में चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। पर पहले खुद सोनम से और फिर बाद में अनुराधा से सोनम के बारे में इतना खोद खोद कर पूछने की वजह से अमित के कान जरूर खड़े हो गए थे। आखिर आज पहले ही इस मुलाकात में रवि की आय को सोनम के बारे में इतनी पूछताछ करने की क्या जरूरत पड़ गई? इस बात का जवाब तो खुद सुमित्रा आंटी ही दे सकती थी। अमित, पुलकित और सौरभ और रवि के बीच घिरा हुआ बैठा इस बात के लिए पूरा मन बना चुका था कि वो इस बारे में सुमित्रा आंटी से जरूर बात करेगा। वो नहीं चाहता था कि ऐन शादी के मौके पर फिर से सोनम और उसके माँ बाप के नाम को लेकर कोई तमाशा करे। बता भी दे यार, ये सब तूने कैसे किया? तेरे पास कोई जादू की छड़ी बड़ी है क्या? सौरभ ने अमित के पास झांकते हुए कहा। चुप करके बैठ, शादी तय होने पर ज्यादा बोरा मत। ये मत भूलना कि शादी होने के बाद भी तू बोंगाड़ी रहेगा और मैं द ट्रू डेविल। अमित ने सौरभ को चेताते हुए कहा। अरे पर मुझे जानना है कि तूने ऐसा क्या किया जो ये मिस्टर विजय मेहरा, जो कल तक अपने बिजनेस राइवल सुजीत वधावन की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, आज दोनों एक ही मिठाई को आधा आधा बांट कर खा रहे। सौरभ ने एक नजर सुजीत और विजय की तरफ देखा, जो आपस में किसी बात पर बस हंसे जा रहे थे। लो, इसका ध्यान अभी भी सिर्फ मिठाई पर ही चला गया। पुलकित ने एक बार फिर से सौरभ को छेड़ते हुए कहा। शट अप यार बाबा, मैं डुग्गू से कुछ पूछ रहा हूँ, तो फिलहाल तू मौन धारण कर ले। सौरभ ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। अरे यार तू पागल वागल है क्या? मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। अमित, जो अपनी ही उधेड़ बुन में बैठा हुआ था,
सौरभ के बार बार कुरेदने पर बोलने लगा, किया तो तूने था हल्दी वाले दिन अपने डैड को फोन। मैंने तो बस तेरे डैड को वापस तेरी कही हुई बातें समझा दी थी, पर थोड़ा अलग तरीके से। और जब तेरे यहाँ फोन कर ही दिया था तो फिर सोचा कि लगे हाथों रवि की आई से भी बात कर लूं कि उन्हें क्या दिक्कत है रवि की पसंद से, है? अमित ने रवि की तरफ देखते हुए कहा। और जब आंटी से बात हुई तो पता चला कि उन्हें तो कोई दिक्कत थी नहीं इस रिश्ते से, वो तो बस रवि के मन को टटोल रही थी कि वो इस रिश्ते और शादी के लिए कितना तैयार है। पता नहीं क्यों, पर ये सब बताते हुए जैसे वो बार बार कुछ रिकॉल कर रही थी। अमित का ध्यान एक बार फिर से सुमित्रा के ऊपर चला गया था, जो कि अब काफी हद तक सामान्य लग रही थी रुक्कू को। मैंने तो बस डैड को फोन इसलिए किया था क्योंकि वो उस दिन कई बार मुझे कॉल कर चुके थे और हल्दी होने की वजह से मैं अपना फोन कमरे में ही छोड़कर आ गया था। सौरभ ने पिछले दिनों को याद करते हुए कहा। हल्दी वाला दिन? जी डैड बताइए, किस लिए फोन किया आपने मुझे? डोंट वरी, मैंने आपके क्रेडिट कार्ड्स को बिल्कुल यूज नहीं किया, मैं अपने खर्चे खुद ही मैनेज करना जानता हूँ। सौरभ बेटा घर आ जाओ, ये इतना बड़ा मेरा मैंशन तुम्हारे बिना काटने को दौड़ता है। तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में बावली सी हो गई है। पर आप दोनों घर पर रुकते ही कब हैं डैड? मैं इतने दिनों के बाद घर आया और इतने दिनों तक घर रुका रहा, पर आप दोनों में से किसी को भी तब फुर्सत नहीं थी जो 2 मिनट आकर मुझसे बात कर लेते। तो फिर आज मैं वहाँ नहीं हूँ तो आप दोनों ही फ्री है ना? बेटा तुम्हारे जाने के बाद ही तो पता चला कि हमारी असली दौलत तो तुम ही थे, जिसकी वैल्यू हम दोनों को कभी समझ ही नहीं आई। दुनिया की चकाचौंध में हम तुम्हें नजरअंदाज करते रहे और पता नहीं चला कि कब तुम सच में हमारे दिल से दूर हो गए। लो मुझसे नहीं, कम से कम अपनी माँ से तो बात कर लो। विजय ने फोन सुजाता को पकड़ा दिया। सौरभ एक बार हमें माफ कर दो बेटा, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ पर हम तुम्हारी शादी करने को तैयार है। अगर वो लोग नहीं भी मानेंगे तो भी हम तुम्हारी खुशी के लिए उन लोगों के पैरों में पड़कर तुम्हारी खुशी उन लोगों से मांग लेंगे। बस घर वापस आ जाओ सौरभ, तेरे बिना ये घर एक खाली और सुनसान मकान लगता है जिसे हमने खुद अपने हाथों से उजाड़ दिया। सुजाता फोन पर ही फपक फपक कर रो पड़ी। सौरभ ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और चुपचाप खड़ा रह गया। बुरा उसे भी लग रहा था कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड इतने परेशान है, पर वो अभी कुछ दिन और नहीं जाना चाहता था वहाँ पर। उसे इतनी जल्दी भरोसा नहीं हो रहा था अपनी मॉम डैड पर मॉम डैड ने आज तक कभी इतना सैड भी तो साउंड नहीं किया था। वो परेशान सा अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहा था। इस बात से अनजान की कुछ ही दूरी पर खड़ा अमित उसके और उसके मॉम डैड की बातें सुन रहा था। उसी दिन कुछ समय बाद, हेलो मे आई टॉक टू मिस्टर विजय मेहरा? यस विजय मेहरा स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक थका हुआ स्वर सुनाई पड़ा अमित को। नमस्ते अंकल, मैं अमित, सौरभ का दोस्त बात कर रहा हूँ। क्या आप इस समय मुझसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं सौरभ के बारे में किसी भी समय बात करने को तैयार हूँ। बेटा तुम ही उसे समझाओ, घर वापस आ जाए। वो जहाँ चाहेगा वहाँ हम उसकी शादी करने को तैयार हैं। सुजाता और मुझे, हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। विजय मेहरा काफी द्रवित होकर बोले। सॉरी टू से अंकल जी, पर अगर आपने सौरभ को घर का और अपनेपन का एहसास दिलाया होता तो सौरभ इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं आता। शादी तो वो पुणे में रहकर भी कर सकता था अंजलि से, पर उसके लिए अंजलि से पहले आप दोनों की रजामंदी इंपॉर्टेंट थी। वो भी चाहता था कि जैसे सबके माता पिता हैं वैसे ही आप भी अपनी इकलौती बेटी की शादी की बात सुनकर मुस्कुराएं और खूब सारा आशीर्वाद देकर उसकी पसंद को खुशी खुशी अपना लें। पर अफसोस उसका सोचा हुआ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे आपने तो अपने ही स्वार्थ के लिए उसकी सौदेबाजी कर दी थी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। अमित के मुंह का स्वाद का सैला हो गया था। बेटा मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने स्वार्थ में सच में बहुत अंधा हो गया था। भूल गया था कि मेरी असली खुशी, मेरी सारी दुनिया तो बस सौरभ के चेहरे की मुस्कुराहट में ही बसी हुई है। अगर आपको सच में अपने किए का पछतावा है तो फिर बस एक बार प्यार से आकर अपने बेटे को गले लगा लीजिए। उसे इस बात का एहसास दिलाइए कि उससे ज्यादा और उससे बढ़कर आप दोनों की जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। वो पगला तो वैसे भी आप सबको याद करके अक्सर ही सेंटी हो जाता है। यहाँ आइए, उसे आप दोनों का इंतजार है। जैसे उसके बिना आप दोनों अधूरे हैं, वो भी आप दोनों के बिना पूरा नहीं है। कुछ ज्यादा बोल दिया तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। नहीं बेटा, तुमने आज सच में हम दोनों को हमारे बेटे के पास वापस आने का रास्ता दिखा दिया। तुम्हारा ये एहसान हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे। अब बस एक रिक्वेस्ट है अंकल जी, आपके यहाँ दिल्ली आने का प्रोग्राम सौरभ के लिए सरप्राइज होना चाहिए। बहुत दिनों से वो खुलकर मुस्कुराया नहीं है। आप दोनों को देखकर मुझे बस उसके चेहरे की वही मुस्कुराहट देखनी है। विजय ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। जरूर बेटा, हम दोनों भी सौरभ को देखकर और उसे अपने गले लगाकर वही खुशी जीना चाहते हैं। अमित ने मुस्कुराते हुए नमस्ते कहकर फोन काट दिया था और उधर विजय ने जोर से सुजाता को आवाज देते हुए कहा कि सुजाता, दिल्ली चलने की तैयारी करो। हमें अपने बेटे के लिए उसकी दुल्हन को पसंद करके बात पक्की करने चलना है। फिर खुद से कहा, पर उससे पहले उस अक्खड़ सुजीत वधावन को भी अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर इस शादी के लिए मनाना है। विजय मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने दीवार पर एक खूबसूरत फोटो फ्रेम में लगी सौरभ की तस्वीर को देखते हुए बोले कि सौरभ बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में भी और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी अंजलि को लाकर उसकी जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी में भी तुम्हें और अंजलि दोनों को लाकर वर्तमान में। साले तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला बे, सब कुछ अकेले हैंडल कर भी लिया और सब कुछ ठीक भी कर दिया। रवि और सौरभ ने अमित को दोनों तरफ से घेर लिया। ओए ओए बोंगड़ और खोतिया, थोड़ी सी ठंड पालो यार, मैं डेविल हूँ डेविल, तुम दोनों की अम्बाला वाली और कोलकाता वाली नहीं हूँ। अमित ने खुद को उन दोनों से बचाते हुए कहा। पर आज तो उन दोनों के साथ साथ अमित के ऊपर बाबा जी ने भी दावा बोल दिया था और वो तीनों अमित को एक साथ कौरियाए हुए थे। इन सब से बचते बचते जैसे अमित की नजरें सुमित्रा जी की तरफ गई, जो वहाँ सामने कविता जी के साथ बैठी हुई सोनम को एक बार फिर से बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। वो एकदम से उन तीनों के चंगुल से बाहर आते हुए बोला, अरे यार अब बस भी करो तुम सब, आज अबू की शादी और बहुत सारे काम है करने को, तो ये टाइम पास करना बंद करो और चलो थोड़ा सा काम करवा लो, वरना याद रखना तुम तीनों की शादी में मैं कोई काम नहीं करवाऊंगा। अमित ने लास्ट वाली बात हंसते हुए कही थी और उसकी बात सुनकर सौरभ ने कहा, हाँ हाँ पता है, तू हम दोनों की शादी में भले ही काम ना करवाए, पर इस बाबा की शादी में तो तू ढूंढ ढूंढ कर काम करेगा कमीने।
सौरभ की बात सुनकर अमित तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे उसकी पलटन भी वहां से चल पड़ी जल्दी की शादी में काम करवाने के लिए। बारात निकासी। शाम होते होते अस्थाना हाउस रंग बिरंगे फूलों और लाइट्स की लड़ियों से जगमगा उठा था। कहना गलत नहीं होगा कि अवनी के बाद एक खूबसूरत दुल्हन की तरह ही अस्थाना हाउस भी लग रहा था। किशोर जी के पास सत्येंद्र जी का फोन आ चुका था कि वो लोग बारात लेकर खुराना फार्म हाउस से निकल चुके हैं। कोई आधे घंटे में वो लोग एक बार फिर से अस्थाना हाउस पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर पहले सोनम और सभी लड़कियों को रवि और सौरभ 2 अलग अलग गाड़ियों में लेकर खुराना फार्म हाउस चले गए थे मयंक की बारात निकासी की तैयारियों के लिए। अमित और पुलकित वहीं अस्थाना हाउस में रुक गए थे बाकी का काम देखने के लिए। अमित जाते हुए सोनम को देख नहीं पाया था। हालांकि सोनम ने अमित का चलते चलते भी काफी इंतजार किया था कि जाने से पहले एक झलक वो अमित को देख लेती, पर शादी की रेल अंपेल में और खुराना फार्म हाउस से बार बार आ रहे फोन कॉल्स ने उसे वहां ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया। अमित उस समय अस्थाना हाउस था भी नहीं। वो कुछ मेहमानों को रिसीव करने पुलकित के साथ एयरपोर्ट और फिर वहां से स्टेशन की तरफ गया हुआ था। सोनम को उदास देखकर अंजलि ने धीरे से कहा, ऐसे उदास मत हो राधा रानी, तुम्हारे रघुवंशी सर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही जाएंगे, और वैसे भी हम लोगों को कुछ देर बाद आना तो यही है ना। अंजलि सही कह रही है सोनम, और वैसे भी तुम जिन्हें याद कर रही हो ना वो इस वक्त यहाँ है भी नहीं, प्रिया ने शरारत से कहा। मतलब? सोनम ने प्रिया की तरफ देखा। भाई और पुलकित कुछ रिलेटिव्स को रिसीव करने एयरपोर्ट और फिर वहाँ से स्टेशन गए हुए हैं, तो अब वो तुम्हें तुम्हारे वापस आने के बाद यहीं मिलेंगे, प्रिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। सोनम प्रिया की बात सुनकर झेप गई और सबके साथ चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। फार्म हाउस पहुंचकर सोनम और बाकी लड़कियां सीधे मयंक के रूप में गई, जहां मयंक जिद किए बैठा था कि सेहरा तभी बंधवाऊंगा जब बिट्टू उसके सामने होगी। पूनम जी उसे समझाते हुए हार गई थी कि सोनम के पास वहां भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो बस आती ही होगी। पर मयंक ने भी कह दिया कि जब तक बिट्टू आकर उसके कपड़ों को हाथ नहीं लगाएगी वो तैयार नहीं होगा। ओफो भाई, क्या आज आप हम बन गए हैं क्या? सोनम ने कमरे में घुसते ही मयंक से पूछ लिया, क्योंकि कमरे में अंदर आते हुए उसने अपने मंकी भाई की सारी बातें सुन ली थी। बिट्टू। मयंक मुस्कुराया, फिर एकदम से नाराज होकर बोला, तुझे अब फुर्सत मिल रही है मेरे पास आने की? मयंक ने अधीर होकर सोनम को अपनी गली से लगा लिया। सॉरी भाई, हम आपको इंतजार नहीं करवाना चाह रहे थे, पर वहाँ भी आपके स्वागत की तैयारियां करनी थी, और फिर अपनी भाभी की जिम्मेदारी भी तो आपने हमें सौंप दी थी, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर ऐसे कैसे आ जाते? सोनम ने अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा। अच्छा अब ये सब छोड़ और ये बता कि अमित नहीं आए? तेरे कपड़े छूने के बाद भी मुझे उनका इंतजार है, आखिर वो मेरे इकलौते जीजा जी हैं, और आज तो मैं भी जिद कर सकता हूँ कि मुझे भी उनसे ही तैयार होना है। मयंक ने इधर उधर देखा और फिर शरारत से मुस्कुराने लगा। अमित का नाम सुनते ही सोनम एक बार फिर से चुप हो गई। भाई वो सोनम अटक रही थी कि तभी पीछे से एक कशिश भरी आवाज उसके कानों में पड़ी और वो झट से पीछे मुड़कर देखने लगी। सॉरी मयंक, आपको वेट करवाने के लिए। दरवाजे से अंदर आते हुए मुस्कुराकर अमित ने कहा तो सबके साथ मयंक का चेहरा भी खिल गया। वो कुछ रिलेटिव्स को रिसीव करने गया था तो बस इसी में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मुझे आपसे किया हुआ अपना वादा याद था, सो मैं आ गया। अमित ने अपनी देर से आने का रीजन बताते हुए कहा। अरे मैं समझ सकता हूँ अमित, आप प्लीज बार बार सॉरी ना बोलें, मयंक ने अमित को अपनी गले लगाते हुए कहा। वैसे कपड़े छूने की रस्म हो गई हो तो फिर मैं अपनी रस्म शुरू करूँ? अमित ने जानबूझकर सोनम की तरफ देखते हुए शरारत से कहा। सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो अमित ने कंधे उचकाते हुए कहा कि अब जिस तरह से मयंक को सोनम के उनके कपड़ों को अपने हाथों से छूने का इंतजार था, तो मुझे लगा कि शायद ये भी एक रस्म ही होगी। डुग्गू तो यहाँ भी शुरू हो गया, पुलकित उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला। अमित की बात सुनकर मयंक मुस्कुरा उठा, पर सोनम झेप गई और वो जल्दी से बिस्तर पर रखे हुए मयंक के कपड़ों पर अपना हाथ लगाते हुए बोली, भाई अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम अभी आते हैं। आप सब लोग इधर आ जाइए, कुछ खा पी लीजिए, मयंक की बारात में आप सभी को खूब डांस करना है ना। पूनम जी ने उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहा। आज उनके चेहरे का नूर कुछ अलग ही था। बेटे का घोड़ी चढ़ने का सपना आखिर हर माँ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, और फिर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर पर और दिल पर रखा बरसों पुराना कोई बोझ धीरे धीरे सही पर हट रहा था। माँ आप चलिए, हम इन सबको नाश्ता करवा देते हैं, सोनम ने बहुत हिम्मत करके कहा। तो बाकियों के साथ मयंक और अमित की नजरें पूनम जी की तरफ चली गई, पर वो आज सब हैरान थे। हर बार की तरह इस बार पूनम जी की आंखों में सोनम के लिए कोई चिड़ या नफरत नहीं दिख रही थी। दिख रहा था तो एक अनकहा स्नेह और प्यार का भाव, जिसे कहने के लिए शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। ठीक है, तुम ये सब देखो, मैं जरा देख कर आती हूँ कि योगेश ने घोड़ी सजाने का काम पूरा किया है कि नहीं। पूनम जी ने एक नजर सोनम की तरफ देखा और फिर मयंक की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर वहां से चली गई। मुबारक हो जान, लगता है शादी के बाद आपको अबू भाभी के रूप में और पूनम माँ सिर्फ माँ के रूप में मिलने वाली है। अमित ने मनी मन सोचा, फिर मयंक से बोला, चलिए आपको रेडी होने में हेल्प कर देता हूँ। मयंक ने भी पूनम जी के बदले हुए रूप पर मनी मन खुश होते हुए हामी भर दी। अमित ने मयंक को कपड़े पहनाने में हेल्प की। आज के इस खास मौके के लिए मयंक ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, जिस पर गोल्डन कलर के ही स्टोन्स और बीड्स की महीन कारीगरी हो रखी थी। उसके ऊपर से उसने 3 लड़ियों वाला मोतियों का हार पहना हुआ था। कमर में डाली हुई गुलाबी रंग के साफे में एक किनारे पर घुसी हुई एक छोटी सी कटार। आज मयंक बिल्कुल एक शाही रियासत का राजकुमार लग रहा था। लीजिए मयंक, यू आर रेडी टू शॉक माई झल्ली। ओह सॉरी अवनी, अमित ने अपनी जीभ को अपने होठों के बीच फंसाते हुए कहा। इट्स ओके अमित, अवनी आपकी बहन है तो आप उन्हें जैसे चाहे वैसे एड्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं सोनम को कभी बिट्टू तो कभी छोटी तो कभी गुड्डा बुलाता हूँ। इट्स ऑल अ लव टुवर्ड्स अप लिटिल सिस्टर्स, नथिंग एल्स, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। अमित मयंक की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। वैसे आपने मुझे रेडी किया है तो इस हिसाब से आपका नेक बनता है साले साहब, बताइए क्या चाहते हैं नेक में आप? मयंक ने अपने हाथों को बांधे हुए कहा। वैसे मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी को खुश रखें। आपसे जब सगाई में पहली बार मिला था, भले ही बस 2 मिनट के लिए मिलना हुआ था,
पर आपको देखकर और सुनकर समझ गया था मैं कि आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर अबू को मिल ही नहीं सकता। आप दोनों हमेशा खुश रहें और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दें। मेरे लिए मेरा नेक बस यही होगा। अमित ने मयंक के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। बिल्कुल अमित, वादा करता हूँ कि आपकी झल्ली को और मैं अपनी जादू की छड़ी को। अमित हैरानी से मयंक की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। हमेशा खुश और अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा, जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ रहूंगा, मयंक मुस्कुराते हुए बोला। फिर अमित को मुस्कुराते हुए देखकर मयंक ने भी स्माइल करते हुए कहा कि हाँ जी हाँ, आप जैसे अपनी को झल्ली या फिर अबू बुलाते हैं, मैं उन्हें जादू की छड़ी बुलाता हूँ। मेरी हर प्रॉब्लम का बड़ा आसान सा सोल्यूशन होता है अपनी के पास, या फिर यूँ कह लीजिए कि मेरी हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देती हैं वो। वो ऐसी ही है, सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर देती है वो। अमित ने भी मुस्कुरा कर कहा। सोनम, प्रिया, रश्मि और अंजलि के साथ वहाँ खुराना फार्म हाउस के कॉरिडोर में घूमते हुए वहाँ की डेकोरेशन और लाइटिंग को देख रही थी और किसी बात पर बेतहाशा हंसे जा रही थी। वहीं फार्म हाउस के गार्डन के चेयर्स पर कुछ रिलेटिव्स के साथ बैठा हुआ अदम्य हंसती हुई सोनम को कुछ इस तरह से देख रहा था जैसे कि वो उसे आंखों ही आंखों में पी जाएगा। अरे बड़ी हंसी आ रही है स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं, हंस लो स्वीटहार्ट, हंस लो। क्या पता कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी में गमों का अंधेरा लेकर आए। अदम्य द बैड बॉय इतनी आसानी से अपना हाथ आया शिकार छोड़ता नहीं है। अरे वो कौन सी कहावत है? हाँ, बिल्ली खाएगी नहीं तो फैला तो देगी। सो गेट रेडी स्वीटहार्ट, आई एम कमिंग। अदम्य अपनी जहर बुझी मुस्कुराहट के साथ सोनम को तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। कितने गौर से क्या देख रहे हो? पूनम ने जब अदम्य के सामने आकर कहा तो उनकी बात सुनकर अदम्य हड़बड़ा गया और वो जल्दी जल्दी में कुर्सी से उठने की कोशिश में लड़खड़ा कर दूसरी कुर्सी पर गिर पड़ा। अरे संभल कर, लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और था और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। पूनम ने अदम्य को सहारा देकर उठाया। और ना 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 मौसी जी, मैं तो बस यूं ही फार्म हाउस की सजावट देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। उसकी नजरें अब भी एक और खड़ी सोनम पर ही टिकी हुई थी। ये सब छोड़ो और जल्दी से बैंड वाले को फोन करो और पूछो कि वो सब यहाँ पर कितनी देर में पहुंच रहे हैं, बारात निकलने का टाइम हो गया है। पूनम ने जल्दी जल्दी अदम्य को एक काम बताया और फिर वहाँ से दूसरे लोगों की तरफ जाकर बातें करने लगी। साला, यहाँ तो पहले ही बैंड बजी पड़ी और मौसी जी को अब भी बैंड वालों का इंतजार है। अदम्य ने एक हाथ को अपने चेहरे पर फिराते हुए कहा, जो अब भी सूजा हुआ था पर हाथ थोड़ा सा कम, और उसकी एक एक हड्डी गड्डी अब भी दुख रही थी। पर माशाल्लाह, कमीना अब भी कमीनेपन से बाज नहीं आ रहा था। दिल में दंगे। सोनम वहाँ सबके साथ खड़ी हुई बतिया रही थी कि उसके फोन पर मयंक का फोन आने लगा और वो थोड़ा एक किनारे होकर बात करने लगी। जी भाई, आप तैयार हो गए? हम आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आए? सोनम ने फोन रिसीव करते हुए पूछा। छोटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अमित को तुम अपने साथ ले जाओ और इन्हें कुछ खिला दो। बेचारे बार बार अपने पेट पर हाथ फेरते हुए इधर उधर देख रहे हैं। मयंक ने शरारत से हंसते हुए कहा। भाई आप भी ना, वो है वहाँ पर। सोनम ने किसी तरह अटकते हुए अपनी बात पूरी की। अरे बाबा, हैं रूम में, पर इस वक्त बालकनी में, तभी तो तुझे फोन करके कह रहा हूँ कि उन्हें भी ले जाकर कुछ खिला दे, नहीं तो पता नहीं कब खाने का नंबर आएगा। और मैंने कहीं सुना है कि मेरे जीजा जी को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मयंक का मूड भी आज शरारती अंदाज का हो रखा था। हम आते हैं भाई। सोनम की तो जान ही निकल गई थी ये सब कहने में और उसने बिना एक सेकंड की देरी किए हुए फोन काट दिया और आंखें बंद करके सोचने लगी, साहेब अब आप भाई की क्लास कैसे लगाएंगे? आज तो वो भी हमें आपके नाम पर परेशान कर रहे हैं। ये सब भी तो आप ही की वजह से हो रहा है। अमित के मन की बात सुनते ही सोनम ने अपनी आंखें खोली और बेचैनी से इधर उधर देखते हुए मनी मन बोली कि आप हमें देख पा रहे हैं, पर आप हैं कहाँ? आपको देखने के लिए मुझे आपके सामने होने की जरूरत नहीं है जान, पर फिर भी हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ। आपने अपने प्यार में मुझे इतना पागल कर रखा है कि मयंक को भी समझ में आ गया था कि मैं भूख से नहीं, आपसे ना मिल पाने की वजह से परेशान हूँ। हमें बातों में मत उलझाइए, आप पहले बताइए कि आप कहाँ हैं? सोनम की नजरें अब भी अमित को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। कमाल है, अभी तो मयंक ने आपको बताया कि मैं मयंक के रूम की बालकनी में हूँ और आप मुझे यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ ढूंढे जा रही हैं। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनम वहाँ से थोड़ा सा अलग हुआ और उसने पहले फ्लोर पर बनी गार्डन की तरफ वाले रूम की बालकनी की ओर देखा तो सच में उसकी जान में जान आ गई। अमित बालकनी के किनारे खड़ा अपने दिल को थामे हुए सामने से आ रही सोनम को ही देख रहा था। एक दूसरे पर नजर पड़ते ही दोनों मुस्कुरा उठे। आप रुकिए वहीं, आई एम कमिंग, अमित ने कहा और अंदर चला गया। सोनम वहीं एक संगमरमर की बनी हुई बेंच पर बैठी उसका वेट करने लगी। उसके दिल की बढ़ रही धड़कनें उसे बता रही थी कि अमित उसी की तरफ आ रहा है, पर वो जैसे अनजान बनी बैठी रही। अमित उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। भाई से क्या कहकर आए आप? सोनम ने बिना पीछे देखे ही बोला। आपको कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? कोई और भी तो हो सकता था। अमित खड़े खड़े ही पूछ बैठा। आपको क्या लगता है कि दिल नाम की चीज सिर्फ आपके पास ही है? सोनम ने तपाक से कहा। सॉरी, व्हाट डिड यू से? अमित ने शरारत से पूछा और सोनम ने अपना निचला होंठ हल्के से काट लिया। अब तो तू गई सोनम, वो भी 12 के भाव में। क्या जरूरत थी मिस्टर एरोगेंट से पंगा लेने की? सीधे सीधे भी तो कह सकती थी कि हमने आपका आना जान लिया था, पर नहीं, तुम्हारे लिए तो वो कहावत बिल्कुल सही है कि आ बैल मुझे मार। अब भुगतो। मिस्टर सड़ू एक बात के कितने अफसाने बनाएंगे। कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। सोनम की कांपती हुई आवाज अमित से उसके हाल की चुगली कर रही थी। अमित ने उसे उसके कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर मुझे तो समथिंग दिल जैसा सुनाई पड़ा। लगता है कि मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम है ना? अमित के चेहरे की शरारती मुस्कान देखकर सोनम की नजरें शर्म से झुक गईं। जैसे आपका दिल आपको हमारे आने की खबर दे देता है ना, वैसे हमारा दिल भी हमें बता देता है कि आप हैं यहीं पर। सोनम ने झुकी पलकों से कहा। अरे पर वो कैसे? अमित सोनम की झुकी हुई पलकों में खुद के अक्स को तलाश रहा था।
हमारी धड़कनें आपके आने के एहसास भर से पागल हो जाती हैं और बिना कुछ बोले ही हमें बता देती हैं कि ये आप ही हैं। सोनम ने हौले से अपनी पलकें उठाकर अमित की तरफ देखा और फिर झुका ली। मतलब डेविल का असर उसकी एंजल पर भी हो रहा है। अमित ने उसके कंधों को अपने हाथों पर टिकाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, हम आपके जैसे तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। आप डेविल का हैं, आप तो। सोनम फिर से चुप हो गई। मैं तो क्या? जान, अपनी बात पूरी कीजिए। अमित ने सोनम के कंधों को अपने हाथों की पकड़ से थोड़ा सा कस दिया था। सोनम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी और कहा कि क्यों हमें आप इतना सताते हैं कि हमारी सांसें अटक जाती हैं? हक है मेरा। अमित ने सोनम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। आपको सताने का, आपको परेशान करने का, आपको प्यार करने का हक है मुझे, और डेविल को ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता, उसके एंजल भी नहीं। अमित सोनम के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला। अब भाई इंतजार कर रहे होंगे, अंदर चले। सोनम पल के झुकाए हुए बोली। आई डोंट केयर। अमित सोनम के चेहरे को अपनी हथेलियों में थामे हुए उसकी आंखों में डूबा जा रहा था। पर साहिब। सोनम के कुछ और बोलने से पहले अमित ने उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, आपको पता है कि आज आप किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। सोनम ने मासूमियत से अपना सर इनकार में हिला दिया था। हाँ, इतना कि आज ये डेविल बेईमान हो रहा है और उसका ये डेविल हार्ट उसके एंजल की शान में गुस्ताखी करने का मन बना रहा है। हम जानते हैं कि आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए डेविल है, पर आपका दिल तो सच में सोने का है, और जिसका दिल सोने का है वो कोई गुस्ताखी कैसे कर सकता है? सोनम ने एक विश्वास भरी निगाहों से अपने सड़ू अकड़ू एरोगेंट डुग्गू की तरफ देखते हुए कहा। नॉट फेयर एंजल, आप डेविल पर इस कदर विश्वास कर रहे हैं कि अब डेविल चाहकर भी उसके एंजल के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। अमित ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा। सोनम को हंसी आ गई अमित को इस तरह से मुंह बनाते हुए देखते। सही है, मेरी बेबसी पर आपको हंसी आ रही है ना? कोई नहीं धर्मपत्नी जी, आज नहीं तो कल, पर ये दंगे तो आपको ही शांत करवाने हैं। अमित ने अपनी एक उंगली सोनम के सुर्ख गुलाबी होठों पर रखकर अपने होठों पर रख ली थी। अमित की इस हरकत पर सोनम की नजरें एक बार फिर से झुक गई थी। हे प्रिंसेस, दंगे मत शांत कीजिए, पर मुझे नजर का टीका तो लगा लेने दीजिए। आपका ये बेदाग हुस्न उस चांद को भी मात दे रहा है आज। अमित ने सामने आसमान में अपने रूप रंग पर इतरा रहे चांद को देखते हुए कहा। सोनम की हाँ या ना का इंतजार किए बिना ही अमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे और गर्दन पर झूल रहे लंबे बालों को एक तरफ करके उसके कान के पास हौले से चूम लिया। सोनम ने उसकी बाहों को कसकर अपने हाथों से पकड़ लिया था। आप यहाँ हैं, बहुत गहरे। अमित ने सोनम के हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहा। फिर कैसे आपको अपनी नजरों से ओझल हो जाने दूं मैं? हमें भी यहीं रहना है साहिब, इसके अलावा हमारा और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर उसके सीने पर सर रखकर खड़ी हो गई। डेविल ने मुस्कुराकर अपनी एंजल को अपनी बाहों में भर लिया। दूर एक पेड़ की आड़ में खड़ा आदम ये गुस्से में दांत पीसता हुआ सुमित को गले लगे हुए देखकर जल भुनकर कोयला हुआ जा रहा था। ओह, तो स्वीट हार्ट को मुझसे बात तक करने में परहेज है और इस डेविल को गले लगाया जा रहा है। नॉट फेयर स्वीट हार्ट। भीड़ भाड़ होने की वजह से वो बिना कुछ कहे वहां से दांत पीसते हुए चला गया। अरे भाई, तुम लोगों को पैसा नहीं मिला क्या? सौरभ ने फार्म हाउस के गेट पर खड़े बैंड वालों को खामोशी से खड़े हुए देखा तो पूछ लिया। बैंड वाले मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला रहे थे। अरे भाई, तो फिर काहे का इंतजार कर रहे हो बे? चलो बजाओ, 1 2 3 कम ऑन। सौरभ अपने हाथों से बैंड वालों को बैंड मास्टर की तरह इंस्ट्रक्शंस देने लगा और बैंड वाले शुरू हो गए। बैंड वालों की धुन पर सौरभ कभी पुलकित को अपने साथ लेकर तो कभी रवि को अपने साथ खींचकर डांस कर रहा था, और आज उसका ये डांस उसके अंदर से निकल रहा था। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, आज बॉन्गर महाराज अंदर से खुश थे, बहुत ही खुश। और साला जब दिल खुश होता है ना तो डांस ऐसे ही अंदर से निकल कर बाहर आता है। अंजलि, रश्मि और प्रिया खूब मजे लेकर सौरभ के डांस को देख रहे थे। इतने में वहाँ डेविल आ पहुंचा और सौरभ को बेलौस डांस करता हुआ देखकर उसने पुलकित और रवि की तरफ देखते हुए पूछा कि ये सब क्या है? कुछ नहीं, लड़के का आज ब्याह तय हो गया ना, तो डांस निकल रहा है अंदर से। पुलकित ने हंसते हुए कहा, तो ब्याह तो इस जट का भी तय हुआ है, इसे खुशी नहीं है क्या? अमित ने रवि की तरफ देखते हुए कहा। अरे सबका अपना अपना तरीका होता है खुशी जाहिर करने का, और फिर ये बॉन्गड़, ये तो अब कुछ ऐसा ही करेगा ना। रवि ने भी अपना ज्ञान प्रदर्शन करते हुए कहा। अमित ने इशारे में बैंड वालों को शांत होने को कहा। बॉन्गड़ का डांस। बैंड वालों के शांत होते ही सौरभ का डांस रुक गया और वो इधर उधर देखते हुए बोला, अरे भैया रुक क्यों गए? बजाओ बे, तबीयत से बजाओ। सौरभ ने बैंड मास्टर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जैसे ही अपने हाथ को ऊपर उठाया, अमित ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, ये क्या हो रहा है? हाँ डुगू यार, तू भी आजा डांस कर ले, बड़ा मन हो रहा मेरा तो। सौरभ अपनी धुन में मस्त होकर बोला, बिल्कुल नहीं, और तू भी जरा चुपचाप होकर खड़ा हो जा। साले बॉन्गड़, क्या पगलैटी मचा रखी है? पगलैटी कहाँ कर रहा है यार? अब डांस आ रहा है अंदर से भर भर कर, तो फिर डांस को डांस करने वाली जगह पर ही तो किया जाएगा ना। सौरभ ने सफाई देते हुए कहा, साले डांस करने से पहले ये तो सोच ले कि तू कहाँ पर है, और जरा अपने आसपास देख ले, सब हंस रहे हैं, अंजलि भी। अमित ने सौरभ का ध्यान अगल बगल खड़े हुए लोगों की तरफ लाते हुए कहा। पर यार, सौरभ के कुछ कहने से पहले अमित ने उसकी तरफ हल्के से गुस्से में कहा, नो मीन्स नो। हाँ, सड़ू कहीं का। सौरभ मनी मन बड़बड़ाया और नाराजगी के साथ अंजलि की तरफ चला गया। तुम्हें भी हंसी आ रही थी ना? सौरभ ने मुंह से कोड़कर कहा। अब तुम डांस ही ऐसा कर रहे थे तो फिर बस हंसी आ गई, अब क्या इतनी सी बात पर मुंह फुला लोगे? अंजलि ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। यू। सौरभ कुछ कहता उससे पहले उसकी नजर सामने से आ रहे मयंक, सत्येंद्र जी और पूनम जी के साथ बाकी के रिश्तेदारों पर चली गई, जो अब बारात निकरोसी के सारे रिचुअल्स पूरा करने के बाद बारात निकालने के लिए बाहर गेट की तरफ ही आ रहे थे। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, सौरभ ने गुस्से में कहा और नाराज होकर रवि के पास जाकर खड़ा हो गया। इसे क्या हो गया? अभी तक तो माइकल जैक्सन बना हुआ था और अब माइक टाइसन क्यों बन गया है? रश्मि ने गुस्से में मुंह फुलाए सौरभ की तरफ देखते हुए अंजलि से पूछा।
अरे डांस जो बंद करवा दिया उसका अमित ने, अंजलि ने बेचारगी वाले भाव से कहा और फिर कुछ देर बाद रश्मि के साथ मिलकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मयंक जैसे ही घोड़ी पर चढ़ने के लिए अपना पैर बढ़ा रहा था, अमित ने उसके पैर को अपने हाथों पर रख लिया और उसे अपने कंधे का सहारा देकर घोड़ी पर बैठा दिया। मयंक ने मुस्कुराते हुए अमित की तरफ देखा और सत्येंद्र जी ने बारात आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। सौरांजलि, रश्मि, प्रियुल और सुमित ये सब आए ही थे मयंक की बारात में बाराती बनकर डांस करने के लिए। तो बस बारात के निकलते ही डांस शुरू हो गया। जहाँ सब अपने में मगन होकर नाचने गाने में लगे हुए थे, वहीं एक और सत्येंद्र जी और पूनम जी बार बार उन सब के ऊपर से न्यौछावर के पैसे वार कर हवा में उछाल देते। आज उन दोनों की जिंदगी का भी सबसे बड़ा दिन था। उनका लाडला बेटा सहरा बांधे घोड़ी चढ़कर अपनी दुल्हन लेने जो जा रहा था। उन सब के पीछे पीछे मुंह बिसूरे मजबूरी में हंसते हुए सुधा, योगेश और अदम्य भी आ रहे थे। जय पूनम जिज्जी तो एकदम से गिरगिट की तरह अपनो रंग बदल गई। इनके लक्षण देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना सपना ही रह जाओगे। इनको प्यार तो वो बिना खानदान की मूड़ी के लिए दिन प दिन बढ़ते हुए जा रहे हो। अगर वह मोड़ी को लाड दुलार करेगी तो फिर हम भड़काएंगे नहीं, और फिर मयंक का इनके लिए गुस्सा वो भी कम हो जाएगा। तो फिर हम इन माँ बेटे के बीच में नफरत की दीवार कैसे खड़ी कर पाएंगे? कैसे इनकी सब जमीन जायदाद हम अपने नाम कर पाएंगे? सुधा धीरे धीरे चलते हुए योगेश के कान को अपनी जहर बुझी बातों से पकाई जा रही थी। अरे दादा तुम ससुर सुधा देवी, फिलहाल मुझे जा बारात पर ध्यान देन दो। ऐसे कि तुम सोचो हुआ, अब फिलहाल तो पूरा ना हो रहा, तो फिर मैं काहे के लिए अपनो रसगुल्ला और गाजर के हलवे का स्वाद बिगाड़ू। ऐसे भी अब फिलहाल भलाई इसी में कि जा शादी के निपटवे तक ससुर तुम अपना मुंह सिल के रखो। अब जो कुछ करेंगे बाद में करेंगे, और तुम नहीं मैं करूंगा। तुम्हारे करे के अबे तक हम भुइयां छील रहे हैं। योगेश ने चिढ़ते हुए कहा और सामने देखने लगा। सुधा भी मन मारकर आगे डांस कर रहे सत्येंद्र जी और पूनम जी को देखने लगी, जिन्हें अमित के इशारे पर सौरभ और रवि जबरदस्ती अपने बीच में खींच कर ले आए थे। सच में अमित आप बहुत अच्छे हैं। मेरी गुड्डा क्या हो भाग्य जो आप उसे जीवन साथी के रूप में मिल रहे हैं। घोड़ी पर बैठा हुआ मयंक अमित के उसके इशारे से सत्येंद्र जी और पूनम जी के बुलाने की बात पर मन ही मन मुस्कुरा उठा था। बारात नाचते गाते अस्थाना हाउस पहुंच चुकी थी। मेन गेट पर ही अनुराधा, उपासना के साथ कविता जी और रागिनी जी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। पास ही में अखिलेश जी और किशोर जी फूलों की मालाएं लेकर बारातियों की स्वागत करने के लिए खड़े थे। अब तक बारात में बाराती बनकर धूम मचाने वाले सभी AFMCians अब पाला चेंज करके अवनी की तरफ आ गए थे। हाँ, सोनम अब भी डुअल रोल में थी। मयंक ने घोड़ी से नीचे उतरने के लिए जैसे अपने पैर को आगे बढ़ाया, अमित ने लपक कर एक बार फिर से उसके पैरों को अपने हाथ में थाम लिया और बहुत आराम से उसे घोड़ी से नीचे उतार लिया। पूनम जी का चेहरा अमित के इस कृत्य पर गद्द हो उठा था। रागिनी जी ने मयंक की तिलक करके नजर उतारी और कविता जी ने उसकी आरती उतारी। फिर एक एक करके सभी खास बारातियों की तिलक करके नजर उतारी गई और आरती भी उतारी गई। अखिलेश जी ने और किशोर जी ने सत्येंद्र जी, योगेश और बाकी बारातियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मयंक को वहीं गार्डन में बने हुए भव्य और विशाल पंडाल में ले जाया गया, जहाँ जयमाल की व्यवस्था की गई थी। मयंक अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सामने उस रास्ते की ओर था जहाँ से अभी कुछ देर में अवनी आने वाली थी। कुछ ही देर में सोनम और प्रिया के बीच में धीमे कदमों से चलते हुए, नजरें झुकाए हुए, सुर्ख लाल रंग के जोड़े में सजी हुई बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर अवनी गुलाबों की चादर के नीचे धीमे पर सधे कदमों से पंडाल की तरफ चली आ रही थी। गुलाबों की चादर का एक एक सिरा अमित, अंबर, कार्तिक और सौरभ ने पकड़ा हुआ था। मयंक बातें करता हुआ एकदम से खड़ा हो गया था। आज उसका सारा ध्यान अपनी जादू की छड़ी पर था। हो बाबू, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, काश कि मैं ये तुम्हें अभी बता पाता, मयंक मन में सोच रहा था। सोनम ने झट से मयंक के कान में जाकर कुछ कहा और मयंक मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाकर खड़ा हो गया। अवनी ने नजरें उठाकर एक बार मयंक की तरफ देखा और फिर शर्माते हुए मयंक के हाथ को थामे वो स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। प्रिया दो खूबसूरत सी थाल में जयमाल लेकर आ गई थी और अब जयमाल होने के लिए अव्यंक एक दूसरे के सामने खड़े थे। सबका ध्यान आज उन दोनों पर ही था। रागिनी जी और किशोर जी एक दूसरे के हाथों को थामे हुए खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। अंबर और धरा वहाँ मौजूद सभी मेहमानों से उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं ये पूछ रहे थे। हालांकि एक ध्यान उनका स्टेज पर अव्यंक में भी अटका हुआ था। अखिलेश जी और कविता जी दादी के साथ बैठे हुए बतिया भी रहे थे और अवनी और मयंक को देखकर खुश भी हो रहे थे। पूनम जी और सत्येंद्र जी वैसे तो पूरी शादी में कम ही साथ नजर आए, पर आज वो दोनों भी मुस्कुराते हुए एक साथ खड़े होकर अव्यंक को आशीर्वाद दे रहे थे। पर कुछ लोग थे जिनकी नजरें अव्यंक पर जा ही नहीं पा रही थी। उनकी नजरों का केंद्र बिंदु आज सोनम थी। पहले हमारे बेसब्रे मिस्टर आरगन, जिनकी नजरें आज सोनम के ऊपर से हटी नहीं रही थी। लाइट ऑरेंज कलर की नेट की साड़ी में स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए आज वो एकदम कयामत लग रही थी। काजल से सनी हुई बड़ी बड़ी आंखें, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में मैचिंग बैंगल्स, गले में अमित की पहनाई गई गोल्ड चेन और पैरों में छम छम करती बाजें। उफ, क्या चाह रही हैं आज आप जान, मुझे होश में भी नहीं रहने देंगी क्या आप? अमित खामोशी से पीछे की तरफ एक पिलर से टेक लगाए हाथों को बांधे हुए खड़ा था। झूठ, किसने किसके होश छीने? एक नजर खुद को भी तो देख लीजिए पहले, फिर हम पर इल्जाम लगाइए। सोनम प्रिया के साथ खड़ी हुई चोर नजर अमित के ऊपर डालकर नजरें झुकाकर बोली, अजी हम तो हुजूर के सामने कहीं है ही नहीं, भला उस चांद के सामने इस जुगनू की क्या बिसात है। बहुत नाइंसाफी है जान, आप मेरे सामने होकर भी मुझे इस तरह से तड़पा रही हैं। अमित तो बस एक टक सोनम के नूर को अपनी आंखों से पिए ही जा रहा था, पर सोनम सबके बीच खड़ी थी सो वो बस नजरें झुकाए मुस्कुरा दी थी। दूसरी नजर थी उस जंगली बिल्ले अदम्य की, जो सोनम को देखते हुए बस अपने हाथों में पकड़े हुए सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास को बेतरतीब ढंग से घुमाए नचाए जा रहा था। और तीसरी नजर थी सुमित्रा जी की, जो सोनम को अपने सामने पाकर एक बार फिर से किसी गहरी सोच में डूब गई थी। इस बीच अव्यंक ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी थी और पूरा स्टेज तालियों और फूलों से भर गया था।
सब लोग अव्यंग के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे और हमारे लव बर्ड्स मौका पाकर एक दूसरे के ऊपर फूलों की बारिश करने से चूक नहीं रहे थे। अव्यंग का पीछे पड़े हुए सोफे पर बैठ गए थे और शुरू हो चुका था आशीर्वाद का कार्यक्रम, जो फिलहाल कुछ देर तक चलने वाला था। सतनाम जी, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बात करनी है, सुमित्रा ने सतनाम को एक तरफ ले जाते हुए कहा। कोई पागल हो गया क्या सुमित्रा? क्यों सिर्फ शक के बिना पर किसी के लिए कोई राय बनाना? सतनाम जी ने सुमित्रा को समझाने की कोशिश की। और फिर वैसे भी उस कुड़ी के तो माँ बाप और भाई बहन सब लोग हैं, ये सब तो तुमने अपनी आंखों से देखा, तो फिर बिना वजह का शक क्यों कर रही हो? सतनाम जी, आपने तो उसे भी देखा था और आज इसे भी देख रहे, क्या ये सब आपको महज एक इत्तेफाक लगता है? सुमित्रा ने एक नजर सोनम की तरफ देखा और फिर सतनाम जी की तरफ गहरी निगाहों से देखने लगी। सतनाम जी खुद सुमित्रा को उलझन भरी नजरों से देख रहे थे, पर उन दोनों की इन गूढ़ रहस्यों वाली बातों को कोई और भी सुन रहा था। इससे पहले कि कोई उन दोनों को वहीं पर टूटता, सतनाम जी सुमित्रा को लेकर वहां से अंदर की तरफ चले गए और वो दो जोड़ी आंखें उन दोनों का पीछा करते हुए अंदर चली गई। जयमाला, क्या कर रही हो तुम सुमित्रा? क्यों उस बेचारी लड़की को इस कदर घूर रही हो कि किसी को तुम पर शक हो जाए? सतनाम जी सुमित्रा को एक कमरे में ले गए थे और वहां ले जाते ही उन्हें उनकी हरकत के बारे में पूछने लगे। पर रिनी के पापा, तुम खुद भी तो उसे देखकर चौंक गए थे, वो ऐसे कैसे हो सकती है? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? सतनाम जी जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। मतलब दो अलग अलग लड़कियां अलग अलग समय की होकर बिल्कुल एक जैसी कैसे हो सकती हैं? सुमित्रा के माथे पर सल पड़ गए थे ये सब कहते हुए। ओफो सुमित्रा जी, तुम्हारी सुई अभी भी उतनी ही अटकी हुई है। अरे छड्डो भी और मिट्टी पाओ उस गाल पर। हम यहाँ अपने पुत्र रवि की खुशी वास्ते आए जो हमें मिल गई है, और ऐसे भी जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता है। उस कुड़ी के माँ बाप और भाई पूरी फैमिली है। बस वही तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है जी। सुमित्रा ने परेशान होते हुए कहा। अरे तुमको ज्यादा सोच रही हो सुमित्रा, मेरी बात मानो और ये सब फालतू की बातें छोड़कर इस शादी को एंजॉय करो सबके साथ। सतनाम जी ने सुमित्रा को समझाते हुए कहा। आहो जी, तुसी सही कह रहे हो। सुमित्रा ने सतनाम जी की ओर देखते हुए कहा। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो जी, छेती छेती। सतनाम जी ने सुमित्रा को बाहर चलने के लिए कहा और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, सामने दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को देखकर पहले वो और फिर बाद में उनके पीछे से आती हुई सुमित्रा जी जैसे ही उस शख्स को देखती हैं, उन दोनों के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है और क्या इसने हम दोनों की बातें भी सुन ली हैं। दरवाजे पर खड़ा शख्स बहुत ही गौर से पर हैरानी से उन दोनों की कही हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। बाहर अव्यंग की जयमाल के बाद आशीर्वाद प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोगों को दूल्हा दुल्हन के साथ अपनी अपनी एक शानदार फोटो खिंचवानी थी। उनमें होड़ मची हुई थी। सोनम, प्रिया, अंजलि और रश्मि के साथ बैठकर ये सब हबर तबर देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर कब हमारा नंबर आएगा जब हमें भी भाई और भाभी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। वो जितनी बार भी मन बनाती, लास्ट टाइम पर कोई ना कोई उससे पहले ही पहुंच जाता और उसे एक बार फिर से बैठना पड़ता अपनी जगह पर। मैम प्लीज आप लोग थोड़ा क्लोज होकर बैठेंगे। एक लड़के ने जो हाथ में कैमरा लिए खड़ा था, उसने उन चारों लड़कियों से बहुत कायदे से कहा। वो तो हम बैठे ही हैं, पर आपको क्यों हमारे क्लोज होकर बैठने की चिंता हो रही है? अंजलि ने सामने खड़े हुए लड़के से पूछा। जी वो मैं बस आप लोगों के साथ में एक फोटो लेना चाह रहा था। वो बेचारा दुबला पतला सा लड़का एक नहीं दो नहीं चार लड़कियों को एक साथ उसे घूरते हुए पाकर घबरा गया और घबराहट में हकलाने लगा। क्यों, आपको हमारी ही फोटो क्यों लेनी है? इस बार रश्मि ने उस बेचारे पर धावा बोल दिया था। हाँ, हमसे ज्यादा खूबसूरत तो आज दूल्हा दुल्हन लग रहे, तो उन्हें छोड़कर हम पर इतनी मेहरबानी किस लिए? लगे हाथों पीयू ने भी उस बेचारे की क्लास लगा दी। जी मैं तो दूल्हा दुल्हन के ही स्नैप्स ले रहा था, पर वो आंटी जी ने मुझसे कहा कि आप सबके एक साथ इकट्ठे बैठे हुए फोटो ले लूं। उस फोटोग्राफर ने घबराते हुए सामने की ओर उंगली करते हुए इशारा किया। चारों लड़कियों की नजरें उस ओर चली गईं और फिर हैरानी से और बड़ी हो गई। लड़कियों की तरफ हैरानी से देखते हुए पूनम जी ने अपने एक रिलेटिव से कहा, आप जरा 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पूनम जी को अपनी तरफ आते हुए देखकर सोनम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ने ऐसा क्यों कहा और अब वो इधर क्यों आ रही है। सॉरी आंटी जी, वी डिडंट नो कि आपने इन्हें कहा है हम लोगों की तस्वीर लेने के लिए। अंजलि ने सॉरी फील करते हुए कहा। तुम सब इतनी देर से मयंक और अवनी के साथ फोटो शूट करवाने के इंतजार में हो और वो लोग हैं कि खाली ही नहीं हो पा रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक मयंक और अवनी खाली हूँ तब तक तुम लोग भी अपनी कुछ प्यारी प्यारी सी फोटोज क्लिक करवा लो। आखिर ये फोटोज तुम सबकी खूबसूरत यादों का एक अहम हिस्सा जो बन जाएंगी गुजरते वक्त के साथ। पूनम जी ने अंजलि के सर पर हाथ रखते हुए कहा। यस आंटी जी, एक्चुअली यू आर डैम राइट। अंजलि, रश्मि उत्साहित होकर बोली। तो फिर अतुल, मेरी बच्चियों की कुछ खूबसूरत यादें बनाने में इनकी मदद करो। पूनम जी ने उस मरियल से लड़के को निर्देश देते हुए कहा जो अपने वजन से ज्यादा कैमरे का वजन लिए खड़ा हुआ था। सोनम अब भी अपलक पूनम जी को ही देख रही थी। पूनम ने एक उड़ती हुई नजर उस पर डाली और वहां से आगे बढ़ गई। सोनम ने अपनी नजरें उनके ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ कर ली थी कि अपनी गर्दन पर किसी के हाथों की छुअन को महसूस करके वो चौंक कर नजरें उठाकर उस ओर देखने लगी। इस बार सोनम के साथ साथ बाकी की लड़कियां भी चौंक गई थी। पूनम जी सोनम के गर्दन पर घिरे हुए बालों को एक तरफ संवार रही थी ताकि उसके खूबसूरत से झुमके भी उस फोटो सेशन का हिस्सा बन सके। सोनम अपलक पूनम जी को देख रही थी और पूनम का ध्यान फिलहाल उसके झुमकों को सेट करने में था, जिसके छोटे छोटे रौनों में उसके लंबे सिल्की बालों की कुछ लटें फंस गई थी। अब सही लग रहा है। अतुल, ध्यान रहे कि फोटो किसी भी एंगल से खराब नहीं होनी चाहिए। पूनम जी ने एक बार फिर से अतुल को समझाया और वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। माँ, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए ना, सोनम ने धीरे से कांपती हुई आवाज में कहा। पूनम जी के बढ़ते हुए कदम ठिठक कर रुक गए। वो हल्की से मुस्कुराई और सोनम के पास जाकर बैठ गई और अतुल से बोली, याद रहे अतुल, ये तस्वीर तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर होनी चाहिए। यस मैम, आप फिक्र न करें, अतुल ने अपने कैमरे को संभालते हुए कहा। एक फोटो क्लिक होने के बाद पूनम जी वहां से ये कहकर उठ गई कि अब तुम सब मजे करो, मैं जरा और काम देख लेती हूँ। यार ये सब क्या था?
अबे कोई मुझे चूंटी काटो रे, कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना वपना तो नहीं देख रही हूँ ना। अंजलि ने खुश होते हुए रश्मि और प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। रश्मि ने उसके हाथ पर चूंटी काट ली और अंजलि आउच करके चिल्ला उठी। मतलब ये सब सच था? पूनम आंटी ने सोनम के बालों को सही किया और उसके साथ फोटो क्लिक करवाई। ओह माय गॉड, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गया रे। अंजलि ने खुशी में सोनम को गले लगा लिया। हाँ यार, ये सब सच में हुआ है, पर कैसे? अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूनम आंटी का ये बदला हुआ रूप सच में मन को सुकून दे रहा है, पर उतना ही शॉक भी दे रहा है कि अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। प्रिया भी हर्ष मिश्रित हैरानी से बोली, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। हम तो बस इतने खुश हैं कि आज माँ ने हमें इतने प्यार से देखा और हमारी परवाह की। हम तो कान्हा जी से कभी कुछ मांगेंगे ही नहीं। सोनम की आंखें खुशी से भर उठी थी। वहीं पूनम जी भी सबसे छिपकर अपनी भर आई आंखों को साफ कर चुकी थी और फिर सबके सामने मुस्कुराने लगी थी। चारों लड़कियों ने मन भरकर तरह तरह के पोजेस दिए और अव्यंग की शादी के इन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करवा लिया था। दीदी, मयंक भैया बुला रहे हैं आप लोगों को। पीछे से अर्नव ने आकर सोनम के दुपट्टे को खींचते हुए कहा। हाँ हाँ चलो जल्दी से, नहीं तो मयंक भैया फिर से बिजी हो जाएंगे। अंजलि ने खुद के लहंगे को समेटते हुए कहा। सोनम, अंजलि, रश्मि और प्रिया सब अव्यंग की तरफ चले गए। कंग्रेचुलेशंस भाई भाभी। चारों लड़कियों ने एक साथ जोर से चीयर करते हुए अव्यंग को उनकी शादी की बधाई दी। अव्यंग ने शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए उन सबकी बधाई को एक्सेप्ट कर लिया। हम कब से आपके साथ फोटो क्लिक करवाने का इंतजार कर रहे थे, पर आप दोनों को तो आज हमारे लिए फुर्सत ही नहीं है। सोनम ने अव्यंग के साथ अपना लाड जताते हुए कहा। माफी छोटी, मयंक ने अपने कान पकड़कर प्यार से कहा। मैं देख रहा था तुझे परेशान होते हुए, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं भाई, हम समझ सकते हैं। आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस दुनिया में आपको और लोगों को भी शामिल करना है। सोनम ने मयंक के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। बिट्टू, मैं भी बैठी हूँ, पर तुम्हारा ध्यान तो आज बस एक ही तरफ है। अवनी ने झूठी नाराजगी के साथ कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज जिसको चोरी चोरी छिप छिप कर बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम खुलेआम ना देख सके? सोनम ने शरारत से मयंक की तरफ देखा और फिर अवनी के गाल को प्यार से छू लिया। सोनम के इस तरह से कहने से अव्यंग झेप गए और बाकी लड़कियां हौले हौले मुस्कुरा रही थी। बिट्टू, आपके और दोस्त कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लो। एक कंप्लीट फोटो तो तभी होगी ना जब आप सब हम दोनों के साथ होंगे। मयंक ने एक नजर आसपास देखते हुए कहा। बेटू, जरा वहाँ सोफे पर बैठे हुए उन भैया लोगों को बुला लाओ। अंजलि ने छोटे बच्चे को एक और इशारा करते हुए कहा, जहाँ सौरभ, पुलकित और रवि बैठे हुए आपस में उलझ रहे थे। अरे ओ चुच्चा, ओ दीदी, तुम कहाँ हुआ? बुला रही न। यह अर्नव था जिसे अंजलि ने जानबूझकर उस ओर भेजा था। आज तू मुझे बता ही दे कि तू मेरे बाकी सब दोस्तों को भैया बोलता और मुझे चिच्चा क्यों? बे, मैं तुझे किस एंगल से चिच्चा दिखता हूँ? सौरभ ने एक भाव ऊपर उठाते हुए अर्नव को पकड़ लिया था। अब ऐसी हरकत करोगे तो क्या ऋतिक रोशन बन जाओगे? अर्नव ने मुंह सिकोड़ कर कहा। पुलकित और रवि हंस रहे थे पर चुपचाप। कैसी हरकत है बे? सौरभ ने पूछा। आड़ी तिरछी शकल बनाओगे, डुगू भैया के सामने भीगी बिल्ली बन जाओगे तो फिर और तुमसे हम का ही कहें? अर्नव का मुंह अब भी बना हुआ था। भीगी बिल्ली और मैं? सौरभ की आंखें हैरत से और बड़ी बड़ी हो गई थी। हाँ तो वो देखो, यहाँ आ रहे हैं डुगू भैया। अब वही पता चल जाए कि तुम हो कि नहीं। अर्नव ने एक तरफ उंगली करते हुए कहा। क्या? सौरभ ने अपनी खोपड़ी खुजाते हुए कहा। भीगी बिल्ली। अर्नव ने शरारत से मुस्कुराकर कहा और वहाँ से दौड़ लगा दी। सौरभ ने जब उस ओर देखा तो कोई नहीं था। चल भोंगड़, वो बच्चा नहीं गुरु घंटाल है जो तुझे एक बार फिर से टोपी पहना गया। पुलकित ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसकी तो मैं? सौरभ हल्की नाराजगी से बोला। बेटा एक बार मिल जाओ तुम्हें तो मैं कायदे से बताऊंगा कि सौरभ मेरा चीज क्या है। विद्दी सा है यार, और अपने साइज से बड़ी बातें करता है। अरे चल जाने भी दे सौरभ, बच्चा है यार। रवि ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाते हुए कहा। हाँ तो फिर बच्चों जैसी हरकतें करे ना, बता मुझे। सौरभ मेरा को भीगी बिल्ली बोलकर भाग गया वो। सौरभ ने एक तरफ अपने मुंह को सिकोड़ते हुए कहा। देख भोंगड़, डुग्गू के सामने भीगी बिल्ली तू है या नहीं ये तो पता नहीं, पर अगर अब तूने यहाँ से चलने में फुर्ती नहीं दिखाई ना तो फिर अंजलि के सामने तू जरूर भीगी बिल्ली बन जाएगा। पुलकित ने सौरभ को स्टेज की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा, जहाँ अंजलि न जाने कब से सौरभ को गुस्से से देखे जा रही थी। ये अर्नव बच्चा नहीं मेरे लिए पनौती है यार, इसके चक्कर में मैं भूल ही गया कि अंजलि ने मुझे वहाँ बुलाया। सौरभ ने घबराहट में अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे आप लोग कहाँ बिजी थे भाई? कब से आप सबकी राह देख रहे हैं। हम सबका एक ग्रुप फोटो लेना है। सोनम ने पुलकित, रवि और सौरभ के स्टेज पर आते ही पूछ लिया। अब कुछ नहीं, बस हम लोग सौरभ का टेस्ट ले रहे थे। पुलकित ने बहुत ही सौम्यता से सोनम की बात का जवाब दिया। टेस्ट? वो भी यहाँ पर? ये सब क्या छोलमाल है? प्रिया पुलकित की बात सुनकर एक भाव ऊपर उठाए दोनों हाथों को कमर पर धरे अजीब तरीके से पुलकित और बाकियों को घूर रही थी। अरे मेरी माँ, ये अपने भाई की तरह फेशियल एक्सप्रेशंस देना बंद करो और चलो जिस काम के लिए आए वो करते हैं। पुलकित ने प्रिया के दोनों हाथों को उसकी कमर से हटाते हुए कहा और उसे जबरदस्ती अपने साथ अव्यंग के पास लेकर चला गया, जिससे पीयू का डुग्गू टाइप इन्वेस्टिगेशन बंद हो सके। मुझे भीगी बिल्ली बताते हैं और खुद डुग्गू की बहन के फेशियल एक्सप्रेशन से भी डरते हैं क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस डुग्गू जैसी हैं। सौरभ ने बेख्याली में बोल दिया और अव्यंग समेत वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी कही हुई बातों को सुनकर हंसने लगे। तो मतलब साले साहब का रौब अपने सभी दोस्तों पर है। मयंक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अरे वी आर फ्रेंड्स भाई, और दोस्तों में तो ये सब चलता ही रहता है। रवि ने मुस्कुरा कर कहा। सही कह रहे हैं आप, पर आपके ये दोस्त और मेरे साले साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मयंक ने रवि, सौरभ और पुलकित की तरफ देखा और फिर अपने चारों तरफ नजर दौड़ा दी। हाँ साहिब, कहाँ हैं आप? सब है यहाँ पर, आप नहीं है। सोनम ने भी मनी मन बुदबुदा कर इधर उधर देखा। यहाँ हूँ मैं। अमित के दिल की आवाज सोनम के दिल तक पहुँच गई थी। सोनम ने नजरें उठाकर सामने देखा तो मुस्कुराते हुए अमित को देखकर उसके चेहरे की चमक 100 गुना बढ़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जान मुझे याद करे और मैं उनके सामने ना हूँ? अमित की बोलती नजरें सोनम तक उसका हाली दिल पहुँचा रही थी। लो, डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर। रवि ने सौरभ के कान में धीरे से कहा तो सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा कि हाँ होते, मुझे भी दिख रहा है।
रियली? रवि ने शरारत से हंसते हुए सौरभ की तरफ देखा तो सौरभ मुंह बनाकर अमित की तरफ चला गया और उसकी बाह पकड़ते हुए बोला, कहाँ रह गया था यार डुग्गू, आजा चल एक ग्रुप फोटो करवाते हैं। ये सब इतनी देर से कह रहे थे कि तेरे बिना एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं, पर मैंने मना कर दिया कि जब तक डुग्गू नहीं आएगा तब तक कोई फोटो शोटो नहीं होगी। मतलब लपेटने की और फेंकने की हद होती है कोई। अरे कोई बचा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे बाबा, इस बोंगड़ को बचा ले रे बाबा। डेविल को ये जानने में देर नहीं लगेगी कि बोंगड़ इतनी देर से इतनी लंबी लंबी फेंक कर लपेट रहा है, फिर डेविल के हाथों बेचारा बोंगड़ शहीद हो जाएगा रे बाबा। अव्यंक इस बीच किसी दूसरे रिलेटिव को अटेंड करने लगे थे तो उनका ध्यान बोंगड़ की इस हरकत पर नहीं गया। मयंक उन लोगों को अवनी और सोनम और बाकी लड़कियों से मिलवाने में बिजी था। लड़कों की इस खिचड़ी के बारे में लड़कियां भी नहीं जान पाई थी। अबे साले बोंगड़, खुद भला बनने के चक्कर में हम दोनों को क्यों सूली पर चढ़ाने का इंतजाम कर रहा है? पुलकित ने रवि की तरफ लाचारी से देखते हुए कहा, पर खुद डेविल बोंगड़ के इतने स्वीट प्रिटेंड पर हैरत में था कि इसे क्या हो गया अचानक से। अभी कुछ देर पहले तक तो एकदम सही था। एक्सक्यूज मी, अमित ने सौरभ की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, अरे डुग्गू छोड़ उसे, उसका तो रोज का है। चल तुझे मयंक भाई याद कर रहे हैं। पुलकित ने अमित का ध्यान मयंक की तरफ खींचा। मयंक का नाम सुनते ही अमित का ध्यान अव्यंक की तरफ चला गया और वो मुस्कुराते हुए अव्यंक की तरफ बढ़ गया। कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, ब्यूटीफुल कपल। अमित ने मयंक से हाथ मिलाते हुए बहुत ही सहजता से कहा, थैंक यू सो मच अमित। मयंक ने भी अमित की बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तू बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही है आज, यकीन ही नहीं हो रहा कि तू झल्ली है, मेरी झल्ली। अमित ने अवनी की माथे को चूमते हुए बड़े प्यार से कहा। अवनी बैठे बैठे अमित की गली लग गई। प्लीज आप सब एक साथ और थोड़े से क्लोज होकर खड़े हो जाइए, उस मरियल से फोटोग्राफर अतुल ने कहा। अतुल के इतना कहते ही सभी लड़के लड़कियां अपने अपने जोड़ों में खड़े हो गए। सुमित बीच में खड़े थे और प्रियुल, सौरांशी, रश्मि उन दोनों के अगल बगल खड़े हुए थे। अब डेविल एंजल के पास हो और वो कोई शरारत ना करे, हाउ इज दैट पॉसिबल? अमित ने आसपास देखते हुए सोनम के एक हाथ को धीरे से अपनी हथेली में दबा लिया और सामने की ओर देखते हुए इस तरह से प्रिटेंड करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। साहिब हमारा हाथ छोड़िए, सोनम मनी मन बुदबुदाई। अमित ने धीरे से अपनी मुंडी हिला दी और शरारत से मुस्कुराने लगा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? सोनम ने अपनी आंखों को छूटा करते हुए एक बार फिर अमित की तरफ बेबसी से देखा। आई डोंट केयर अबाउट दैट, और वैसे भी धर्मपत्नी जी ये बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया बोलिए, तब शायद सोचो इस बारे में, अमित ने मनी मन मुस्कुराते हुए कहा। फोटो सेशन, आप दोनों थोड़ा और पास होकर खड़े हो जाइए प्लीज, अतुल ने सुमित से कहा। देखिए जान, इन भाई साहब को भी आपका मुझसे दूर खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा है, और आप है कि सब कुछ समझकर भी ना समझ बन रहे हैं। अमित सोनम का हाथ पकड़े हुए ही उसके और करीब होकर खड़ा हो गया।